नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार जॉब न्यू में। साथियों, आरआरबी पारा मेडिकल भर्ती 2026 की जो आई है, साथियों इसमें हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का पद शामिल है। साथियों, इसके लिए हमने टॉप 12 से MCQ प्रश्न लेकर आ गए हैं साथियों, क्योंकि भारत में 2010 से जितने भी एग्जाम हुआ है, चाहे वो आरआरबी पारा मेडिकल हेल्थ इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, या आरआरबी हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, या हरियाणा SSC असिस्टेंट सेंट्रल इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, या दिल्ली हेल्थ सेंट्रल इंस्पेक्टर का पद हो, इसी तरह भारत में जितने भी 2010 से एग्जाम हुआ है, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर हो या हेल्थ सेंट्रल इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, साथियों इसका हमने टॉप 12 से MCQ प्रश्न लेकर आ गया है प्रीवियस क्वेश्चन। तो साथियों, इससे ये सारे के सारे TCS लेवल का एग्जाम है। TCS लेवल के एग्जाम में ये आपको रामबाण साबित होगा। साथियों, इसकी एक गारंटी है कि आपको एग्जाम में यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। अगर आप सारा के सारा प्रश्न देख लेते हैं तो साथियों इसकी गारंटी है कि आपके एग्जाम में इससे एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं आएगा। कि साथियों, क्योंकि ये ऑल इंडिया एग्जाम जितना हुआ है साथियों, सारा के सारा प्रीवियस क्वेश्चन है। तो साथियों, अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आप एग्जाम में अपना मेरिट में तक पहुँच सकें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पेपर देखते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अब प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यावरण के भौतिक घटक कौन से हैं? पर्यावरण के भौतिक घटक कौन से हैं? ऑप्शन है आपका जल, मिट्टी, अवशिष्ट, विकिरण। दूसरा ऑप्शन है पौधे और जानवरों के जीवन। तीसरा ऑप्शन है रीति रिवाज और सांस्कृतिक आदतें आय। चौथा ऑप्शन है अर्थशास्त्र, फंडिंग और पैसा। साथ ही सही ऑप्शन हो जाएगा पौधे और जानवरों के जीवन। ये आपके पर्यावरण के भौतिक घटक हैं, पौधे और जानवरों के जीवन। दूसरा प्रश्न आ जाता है, सुरक्षित और स्वच्छ जल की परिभाषा में निम्नलिखित में से सभी शामिल हैं सिवाय। ऑप्शन है आपका रोगजनकों से मुक्त। दूसरा ऑप्शन है घरेलू उपयोग के लिए अनुप्रयुक्त। तीसरा ऑप्शन है हानिकारक रासायनिक पदार्थ से मुक्त। और चौथा ऑप्शन है रंग और गंध से मुक्त। साथियों, सही ऑप्शन हो जाएगा घरेलू उपयोग के लिए अनुप्रयुक्त। यहाँ से पक्का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, घरेलू उपयोग के लिए अनुप्रयुक्त। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर। शहरी घरेलू उपयोग के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल आपूर्ति कितने लीटर पर्याप्त मानी जानी चाहिए? साथियों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शहरी घरेलू उपयोग के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की आपूर्ति कितने लीटर पर्याप्त मानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 150 से 200 लीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 150 से 200 लीटर प्रति व्यक्ति मतलब कि उपयोग के लिए पर्याप्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है, RNTCP के अनुसार 2 सप्ताह से अधिक खांसी, वजन घटाव आदि वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है संभावित एक्स्ट्रापॉलमेटरी टीबी। दूसरा ऑप्शन है संभावित बाल टीबी। तीसरा है संभावित फेफड़ों की टीबी। चौथा ऑप्शन है संभावित दवा प्रतिरोध टीबी। सही उत्तर हो जाएगा आपका संभावित फेफड़ों की टीबी। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं अब। RNTCP के तहत एक टीबी यूनिट कितनी जनसंख्या पर स्थापित की जाती है? 5 लाख, 2.5 लाख और 2,50,000, 55,000 और 3 लाख जनसंख्या। साथियों, सही उत्तर हो जाएगा आपका 5 लाख जनसंख्या पर। ठीक है, RNTCP के तहत एक टीबी यूनिट कितनी जनसंख्या पर स्थापित की जाती है? सही उत्तर हो जाएगा आपका 5 लाख जनसंख्या पर। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं अब, 6ठा नंबर। शिशु दूध विकल्प फीडिंग बोतल और शिशु आहार संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? ऑप्शन है आपका 1 जनवरी 2000 ईस्वी, 1 जनवरी 2002 ईस्वी। अगला ऑप्शन है 1 जनवरी 2004 ईस्वी। चौथा ऑप्शन है 1 जनवरी 2005 ईस्वी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2004 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न अब आगे देखते हैं। वर्ष 2007 तक शिशु दूध विकल्प अधिनियम का उद्देश्य था, कितना था और क्या था?
ऑप्शन है आपका सुरक्षित प्रसव में सुधार। ठीक, अगला ऑप्शन है गंभीर कुपोषण की दर को कम करना। तीसरा ऑप्शन है टीकाकरण दर में सुधार। चौथा ऑप्शन है शिशु मृत्यु दर को कम करना। सही उत्तर हो जाएगा गंभीर कुपोषण की दर को कम करना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब 8 नंबर। एक ऑर्थोपोडा या वाहक जो संक्रमण फैलाता है उसे क्या कहा जाता है? एक ऑर्थोपोडा या वाहक जो संक्रमण फैलाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वाहक, वायरस, बैक्टीरिया, फफूंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा वाहक, वेक्टर। इसे वेक्टर कहा जाता है यानी वाहक कहा जाता है। अगला प्रश्न है केसुरुकी प्रकार के वाहक कौन से हैं? केसुरुकी, ठीक है। ऑप्शन है चूहे, कृंतक, चमगादड़। अगला ऑप्शन है मक्खी और मच्छर। अगला ऑप्शन है पिस्सू और तेलचट्टे। अगला ऑप्शन है कीट और किलनी। सही उत्तर हो जाएगा चूहे, कृंतक और चमगादड़। यही वैसे मतलब कि केसुरुकी प्रकार के वाहक हैं जो फैला देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हैजा रोग किसके कारण से होता है? ये तो भैया ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हैजा रोग किसकी कमी से कारण होता है? ऑप्शन है बी कलेरा। ऑप्शन दूसरा है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अगला ऑप्शन है एस टाइफी और अगला ऑप्शन है ह्यूमन पैलिलोमा वायरस। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी कोलेरा। बी कोलेरा जो है इसका सही उत्तर हैजा इसी कारण होता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर। हैजा का उष्मायान काल होता है, मतलब हैजा कितने दिन तक होता है? कैसे पता चलेगा कि हैजा हो गया है? ऑप्शन है इसका 15 से 20 दिन, 10 से 15 दिन और अगला ऑप्शन है 5 से 10 दिन और 1 से 5 दिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 से 5 दिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल किसके द्वारा की जाती है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन हो जाएगा बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, गांव स्वास्थ्य और मार्गदर्शक। अगला ऑप्शन है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अगला ऑप्शन है विशेषज्ञ डॉक्टर और नर्स। अगला ऑप्शन चौथा ऑप्शन हो जाएगा प्रैक्टिशनर और क्षेत्रीय अस्पताल। इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, गांव स्वास्थ्य और मार्गदर्शक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1 वर्ष से पहले मृत्यु की संभावना प्रति 1000 जीवित जन्मों से क्या कहलाती है? ऑप्शन हो जाएगा आपका 5 वर्ष से कम मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मृतक मृत्यु दर और अगला ऑप्शन हो जाएगा बाल मृत्यु दर। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिशु मृत्यु दर। ठीक है, 1 वर्ष से पहले जो मृत्यु रहती है उसे शिशु मृत्यु दर के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सब सेंटर प्रत्येक कितनी जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है? 5000 जनसंख्या पर, अगला ऑप्शन है 3000 जनसंख्या पर और अगला ऑप्शन 2000 जनसंख्या पर और लास्ट ऑप्शन है आपका 1000 जनसंख्या पर। सही उत्तर हो जाएगा आपका 5000 जनसंख्या पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सब सेंटर का नहीं है? मृतत्व स्वास्थ्य देखभाल, किशोर स्वास्थ्य देखभाल और जल गुरुत्व की निगरानी और चौथा ऑप्शन है सिजेरियन सर्जरी। साथियों का सही उत्तर हो जाएगा सिजेरियन सर्जरी। चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसव पूर्व देखभाल से तात्पर्य है कि महिला की देखभाल गर्भवती से पहले, गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के बाद। अगला ऑप्शन हो जाएगा यौनारंभ के समय। सही उत्तर हो जाएगा आपका गर्भावस्था के दौरान। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप लोग। 17 नंबर। प्रसव पूर्व देखभाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन एक उच्च जोखिम वाला मामला है? ऑप्शन हो जाएगा आपका छोटे कद की प्रथम बार गर्भवती महिला। अगला ऑप्शन हो जाएगा 25 वर्ष की आयु। अगला ऑप्शन हो जाएगा गर्भावस्था के दौरान
मतली और उल्टी। ठीक, और अगला हो जाएगा गर्भावस्था में थकान। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, छोटे कद की प्रथम बार गर्भावस्था की महिला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 18 नंबर। प्रजनन आयु वर्ग की प्रति 1000 महिलाओं पर जीवित जन्मों की जनसंख्या क्या कहलाती है? ऑप्शन हो जाएगा सामान्य प्रजनन दर, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सामान्य वैवाहिक प्रजनन दर, और तीसरा प्रश्न हो जाएगा आयु विशेष प्रजनन दर, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा कुल प्रजनन दर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सामान्य प्रजनन दर, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग। अनुमोदित परिवार नियोजन विधियों से सुरक्षित योग्य दंपतियों का प्रतिशत कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा युगल सुरक्षा दर, अगला ऑप्शन हो जाएगा युगल प्रजनन दर, और अगला ऑप्शन हो जाएगा परिवार नियोजन दर, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा कुल प्रजनन दर। इसका सही उत्तर हो जाएगा युगल सुरक्षा दर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब 20 नंबर। भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मतलब कि भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन हो जाएगा है आपका 1906 में, ऑप्शन 2 है 1907 में, 1908 में, और 1909 में। सही तो हो जाएगा आपका 1909 में। 1909 में भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किशोर अपराध किसे कहा जाता है? 21 नंबर है, किशोर अपराध किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपका वह बच्चा जिसने अपराध किया हो। ठीक, अगला प्रश्न है उच्च बुद्धि वाला बच्चा, कम बुद्धि वाला बच्चा। अगला प्रश्न है अच्छा व्यवहार करने वाला बच्चा। इसका सही उत्तर हो जाएगा वह बच्चा जिसने अपराध किया हो। किशोर अपराध उसे ना कहता है, वो जो बच्चा छोटा है, मतलब वह बच्चा जिससे अपराध किया हो उसे किशोर अपराध कहा जाता है। अगला प्रश्न है एड्स, एडीएस का पूर्व, एड्स का पूर्व क्या है, यानी एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम। ठीक है, हिंदी का अगर कहीं कहीं एग्जाम में अगर इंग्लिश में ना दे तो हिंदी में देगा, तो यह देखा आप लोग ध्यान से दीजिएगा। अधिगृहित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, ये हिंदी में यही होगा, अधिगृहिता प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। अगर इंग्लिश हटा दे तब तो बहुत सारे कैंडिडेट गलत ही मारेंगे ये तो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन HIV संचरण का तरीका नहीं है? मतलब कि HIV जो है यह किससे नहीं होता है, ये इसके बारे में बताया गया है। दूसरा है यौन संपर्क से, तो अगला ऑप्शन है रक्त संपर्क से, और माँ के गर्भावस्था शिशु को, ये तीनों से हो जाएगा, लेकिन बूंदों द्वारा ये नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न होता है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 24 नंबर। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है पैप स्मीयर टेस्ट, अगला ऑप्शन है एलिसा टेस्ट, और अगला प्रश्न है बिंडेला टेस्ट। सही उत्तर हो जाएगा आपका पैप स्मीयर टेस्ट, पैप स्मीयर टेस्ट, बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन, पानी में बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए अवशिष्ट क्लोरीन को कितनी अवधि तक बनाए रखना चाहिए? 1 घंटे तक, दूसरा ऑप्शन है 2 घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे। सही उत्तर हो जाएगा आपका 4 घंटे तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आप लोग। पानी में मुक्त और संयुक्त क्लोरीन को तेज और सटीक जांच को कहा जाता है। मतलब पानी में मुक्त और संयुक्त क्लोरीन को तेज और सटीक जांच को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बिंडोल टेस्ट, पराबैंगनी विकिरण, अगला प्रश्न है ऑर्थोटोलिडीन,
आर्सेनाइट टेस्ट और अगला है ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला पे देखते हैं 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन ठोस अवशिष्ट शब्द में शामिल है? मतलब निम्नलिखित में कौन ठोस अवशिष्ट में शामिल है? अस्पताल अवशिष्ट दूसरा प्रश्न है। दूसरा ऑप्शन आपका निदान प्रक्रिया का कचरा। अगला ऑप्शन है औद्योगिक अवशिष्ट और चौथा ऑप्शन है आपका कचरा, मल, सीवेज, उपचार अवशेष और मृत जानवर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कचरा, मल, सीवेज, उपचार अवशेष और मृत जानवर। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। सड़क कचरे को क्या कहा जाता है? सड़क के कचरे को क्या कहा जाता है? बाजार से इकट्ठा कचरा, दूसरा ऑप्शन है सड़क से इकट्ठा कचरा और तीसरा ऑप्शन है उद्योग से कचरा और चौथा है घरेलू कचरा। ये तो बिल्कुल सड़क के कचरे को कहा जाता है सड़क से इकट्ठा कचरा। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान था। अब 29 नंबर देखते हैं हम लोग। जैव चिकित्सा अवधारणा के अनुसार स्वास्थ्य है। ऑप्शन है मनुष्य और पर्यावरण के बीच संतुलन। अगला ऑप्शन है सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक कारणों को प्रभावित। तीसरा ऑप्शन आपका आर्थिक और राजनीतिक कारणों से प्रभावित। चौथा आपका है रोग की अनुपस्थिति। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका चौथा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रोग की अनुपस्थिति ही आपका जैव चिकित्सा अवधारणा का स्वास्थ्य है। 30 नंबर देखते हैं हम लोग। पारिस्थितिक अवधारणा के अनुसार स्वास्थ्य है मनुष्य और पर्यावरण के बीच संतुलन। ये तो हमने सही कर दिया है प्रश्न। मनुष्य और पर्यावरण के बीच संतुलन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए होगा मनुष्य और पर्यावरण के बीच संतुलन। पारिस्थितिक अवधारणा के अनुसार स्वास्थ्य है मनुष्य और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना ही स्वास्थ्य कहलाता है। चलिए 31 नंबर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट है? ऑप्शन है एक अपना विटामिन खनिज, ऑप्शन 2 है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ऑप्शन 3 है नियासिन, थाइमिन और अगला ऑप्शन है आपका एस्कॉर्बिक एसिड और ट्रिप्टोफैन। सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और वसा। साथियों थोड़ा सा अजीब लगता होगा आपका, ज़बरदस्ती आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें हम मतलब कि हंसा तो नहीं सकते, क्योंकि प्रश्न ऐसा थोड़ा सा है कि आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो लेवल नहीं है मतलब कि आप लोग सोच रहे हैं कि अगर कि ऐसा हो कि हम लोग हंसते रहें, हंस के देख लें। तो साथियों आपका प्रश्न उस लायक नहीं है कि आप लोग हंस से देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या कीजिएगा। ऐसे आपको तो ज़्यादा प्रश्न नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसा आप लोग देखिएगा तो ज़्यादा प्रश्न नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसी में से प्रश्न आएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, आप लोग एग्जाम देकर निकलेगा तो बताइएगा कि क्या इससे बाहर के आया था या नहीं, सब इसी में से आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 32 नंबर आप लोग देखें हम लोग। एक भारतीय वायरस के लिए प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यहाँ से वयस्क लिया है, हम वायरस पढ़ दिए हैं। एक भारतीय वयस्क के लिए प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? प्रति किलोग्राम शरीर भार 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम। सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रति किलोग्राम शरीर भार 1 ग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 नंबर। आवश्यक वसीय अम्ल वे होते हैं जिन्हें आवश्यक वसीय अम्ल वो होते हैं जिन्हें ऑप्शन शरीर में संश्लेषित किया जाता है, ऑप्शन 2 शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन 3 शरीर की कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है, ऑप्शन 4 है फेफड़ों द्वारा संश्लेषित किया जा सके। आपका सही उत्तर हो जाएगा शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है? अगला प्रश्न आपका सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है? तो कार्डियो पल्मोनरी
रिसिटेशन होता है, रिसिटेशन। ऑप्शन ए आपका ए बिल्कुल CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन। ठीक है, अगला प्रश्न 35 नंबर। CPR के दौरान छाती पर दबाव देने की दर होनी चाहिए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, कई कई एग्जाम हमने देखा है इसको। CPR के दौरान छाती पर दबाव के देने की दर होती है, कितना होते हैं 1 मिनट में? तो इसका ऑप्शन होगा आपका 15 प्रति मिनट, मतलब कि 1 मिनट में 15 बार। दूसरा ऑप्शन है 50 प्रति मिनट, तीसरा ऑप्शन है 75 प्रति मिनट और चौथा ऑप्शन है 100 प्रति मिनट। इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 प्रति मिनट, यानी हर मिनट में 1 मिनट में 100 बार अगर प्रेस किया जा सके तो CPR की दर ऐसे ही दिया जाता है तेजी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 36 नंबर। CPR के दौरान छाती को कम से कम कितना दबाया जाना चाहिए? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मतलब CPR आप जब कर रहे हैं तो छाती को कितना अंदर तक धंसाया जा सकता है, दबाया जा सकता है CPR देने के लिए? ऑप्शन हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर और तीसरा ऑप्शन है 9 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 11 सेंटीमीटर। तो सही उत्तर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 5 सेंटीमीटर छाती को दबाया जाना चाहिए। 37 नंबर आप हम लोग देखते हैं। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों में साबुन से रोज नहाना जरूरी है क्योंकि साबुन अच्छा सतह सफाई एजेंट है। दूसरा ऑप्शन है अच्छा सुखाने वाला है। तीसरा ऑप्शन है अच्छा मॉइस्चराइजर है और चौथा ऑप्शन है अच्छा क्षारीकरण एजेंट है। तो ये साथियों सही उत्तर हो जाएगा अच्छा सतह सफाई एजेंट है। ठीक है, ये अच्छा सफाई करता है इसलिए। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, प्रश्न 38 नंबर। त्वचा पर जमा होने वाली गंदगी में होते हैं त्वचा पर जो गंदगी जमा होता है वो क्या होते हैं? अगला प्रश्न आपका मिट्टी और पसीना। अगला प्रश्न है मिट्टी और मृत एपिथेलियन कोशिका। तीसरा ऑप्शन हो गया नमी और पसीना और चौथा ऑप्शन हो जाएगा वाष्पीकृत पसीना, बैक्टीरिया और मृत एपिथेलियन कोशिका। सही उत्तर आपका यही हो जाएगा डी ऑप्शन, वाष्पीकृत पसीना, बैक्टीरिया और मृत एपिथेलियन कोशिका। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जैव चिकित्सीय अवशिष्ट नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा निदान या उपचार के दौरान उत्पन्न, और अगला ऑप्शन है ऑप्शन बी होगा स्वास्थ्य शिविरों या जैव परीक्षणों से। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अनुसंधान गतिविधियों से। चौथा हो जाएगा मनुष्य या जानवरों का मल। सही उत्तर हो जाएगा आपका मनुष्य या जानवरों का मल। ठीक है, 40 नंबर देखते हैं हम लोग। 40 नंबर प्रश्न आप देखते हैं। भारत में जैव चिकित्सीय अवशिष्ट नियमों में संशोधन किस वर्ष हुआ? मतलब कि भारत में जैव चिकित्सीय अवशिष्ट नियमों में संशोधन कब हुआ? ऑप्शन है आपका 1985 में, दूसरा ऑप्शन 1990 में, तीसरा ऑप्शन 1995 और चौथा 1998। सही उत्तर हो जाएगा 1998 में। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। जैव चिकित्सीय अवशिष्ट नियमों के अनुसार इंसिनरेटर की दर होनी चाहिए। ऑप्शन है 96%, 97%, 98% और 99%। ऑप्शन सही होता जाएगा आपका बिल्कुल 99% आपका बिल्कुल राइट, एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, 42 नंबर देखते हैं हम लोग। सभी जीवन रूपों को नष्ट करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इन सभी जीवन रूपों को नष्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा एंटीसेप्टिक, दूसरा है डिओडोरेंट और तीसरा है नसबंदी और चौथा आपका ऑप्शन है डिटर्जेंट। सही उत्तर हो जाएगा नसबंदी। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नसबंदी ही आपको सभी जीव रूपों को नष्ट करने की प्रक्रिया को कहा जाता है नसबंदी कर दिया जाएगा तो कोई अगला अब वंश उसका नहीं हो पाएगा। ठीक है, 43 प्रश्न देखते हैं हम लोग। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व निवारण कीटाणुरोधक है? मतलब निम्नलिखित में से कौन पूर्व निवारण की कीटाणुरोधक है?
मूत्र और मल की कीटाणु शोधक। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन है मरीज की मृत्यु के बाद कमरा साफ करना। तीसरा ऑप्शन है कमरे में धूप में सुखाना, कमरे को धूप से सुखाना। चौथा ऑप्शन है दूध का पश्चीकरण। सही तो जगह आपका दूध का पश्चीकरण, क्योंकि ये पूर्व में ही निवारण इसका कीटाणु द्वारा किया, मतलब कि दूध को पश्चीकरण कर देने से इसका कीटाणु जितना होता है वो नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है इसमें क्या होता है कि दूध को पहले गर्म कर दिया जाता है और फिर उसको ठंडा कर दिया जाता है। ठीक, अगला देखते हैं 44 नंबर। निम्नलिखित में से कौन नसबंदी की भौतिक विधि है। मतलब निम्नलिखित में से कौन नसबंदी की भौतिक विधि है। धूप और क्रेसोल इमल्सन, ऑक्टोक्लोविक और सेंट्रीमाइट। सही तो जाएगा ऑक्टोक्लोविक। ऑप्शन सी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑक्टोक्लोविक। चौथा ऑप्शन है 45 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग अब। गुर्दों का कार्य क्या है। मतलब कि गुर्दों का कार्य क्या है, गुर्दा किस काम में आता है। मल का निष्कारण करने में, मल का निष्कासन करने में। दूसरा प्रश्न है पसीना निकालना में। तीसरा प्रश्न है मूत्र का निर्वहन करना में और मूत्र विसर्जन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूत्र का निर्माण करने में। ठीक है, गुर्दे का मतलब किडनी का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए गुर्दे मतलब होता है किडनी। ठीक है, किडनी का कार्य क्या है, यही पूछा है किडनी का कार्य क्या है। तो मूत्र का निर्माण करना, किडनी मूत्र का ही निर्माण करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर। मानव शरीर में ग्लूकोज संग्रहित होता है। मानव शरीर में ग्लूकोज कहाँ संग्रहित होता है। यकृत में, किडनी मतलब गुर्दा में, और स्टोन पेट में, स्टमच मतलब हाँ पेट में, और चौथा ऑप्शन है हृदय में। इसका सही उत्तर जाएगा यकृत यानी लीवर में। इसका मानव शरीर में ग्लूकोज लीवर में यानी यकृत में संग्रहित होता है। 47 नंबर देखते हैं आप लोग। त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है। त्वचा की बाहरी परत क्या मतलब होती है, उसे क्या कहा जाता है। डर्मिस, एपिथियोलियम, एपिथीलियम। तीसरा ऑप्शन है एपिडर्मिस और चौथा प्रश्न है मतलब चौथा ऑप्शन है आपका स्टेट ग्लैंडर्स। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एपिडर्मिस। शरीर का सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस कहलाता है। 48 नंबर देखते हैं हम लोग। त्वचा का कौन सा तत्व सूर्य की किरणों से सुरक्षा करता है। मतलब त्वचा का कौन सा तत्व सूर्य की किरणों से सुरक्षा करता है। ऑप्शन है आपका पसीनों की ग्रंथियाँ। दूसरा प्रश्न आपका बी ऑप्शन है मेलेनिन। तीसरा प्रश्न है संवेदी तंत्रिका और चौथा ऑप्शन आपका लिम्फस वाहिकाएँ। सही तो जाएगा मेलानिन। साथियों यहाँ से देखते हैं अच्छे से। त्वचा का कौन सा तत्व सूर्य की किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। मेलानिन। मेलानिन जो है ये सूर्य की किरणों से सुरक्षा देता है। अगर मेलानिन से ही शरीर के मतलब कि त्वचा का रंग प्रभावित होता है मेलानिन से। जैसे कि अगर मेलानिन शरीर में कम हो रहा है तो साथ ही वो आदमी गोरा हो जाएगा। ठीक है, दिखाई देगा मेलानिन। अगर शरीर में ज़्यादा मात्रा में होगा तो आदमी वो सांवला हो जाएगा। ठीक है, मेलानिन यह रंग मेलानिन के कारण ही होता है। जिसमें मेलानिन ज़्यादा होता है वो आदमी सांवला हो जाता है और जिसमें मेलानिन कम होता है वो आदमी गोरा हो जाता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे जो आदमी घर में रहता है उसमें सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ती है इसलिए वो गोरा हो जाता है, और जो आदमी धूप में रहता है वो सांवला हो जाता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है उस पर शरीर पे, तो मेलानिन की ज़्यादा मात्रा में शरीर में बन जाता है इसलिए वो सांवला हो जाता है। ठीक है, अब 49 नंबर हम लोग देखते हैं। भोजन का पाचन पूरा होता है। मतलब भोजन का पाचन पूरा होता है। ऑप्शन होगा छोटी आंत में, बड़ी आंत में, पेट में, यकृत में। साथियों यहाँ से आपका भोजन का पाचन पूरा होता है छोटी आंत में, और भोजन पचना प्रारंभ होता है कहाँ से, मुख से। साथियों मुख से ही आपका भोजन पचना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से पूर्ण छोटी आंत में ही जाकर होता है। ठीक है साथियों, अब अगला प्रश्न अब तो आ गया। यहाँ से देखिएगा अब आ गया हरियाणा SSC MPHW 2024 मल्टी प्रोपोर्शन हेल्थ वर्कर। साथियों यहाँ से दूसरा प्रश्न अब आ गया, दूसरे एग्जाम में हुआ था। तो हम लोग अगली वीडियो में देखते हैं। यहाँ से साथियों यहाँ तक 49 को प्रश्न हम लोग कर लिए हैं।
तो अब अगली वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों पर शेयर जरूर करें। साथियों, क्योंकि यह थोड़ा सा अजीब थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको देखने में, तो क्या कीजिएगा, थोड़ा सा प्रश्न वैसा होता है, लेकिन यही आपका एग्ज़ाम में आएगा, इसकी गारंटी है। तो साथियों, जो एग्ज़ाम लॉलीपॉप कोचर आता है तो आप लोग लॉलीपॉप पढ़ने से थोड़े होगा, इसलिए थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। खैर चलिए, सब अच्छा होगा। आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, अगर एक बार समझ नहीं तो दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, लेकिन वीडियो को अच्छे से देखकर वीडियो को सारा प्रश्न याद कर लीजिए, ठीक है। अब अगर जो आपको समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, इसकी कोई रुकावट नहीं है। जो समस्या हो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसके अगला बार में कुछ बताएंगे। अगर चाहे या कोई परेशानी हो रही हो आवाज़ को लेकर या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कर बता दीजिएगा, ठीक है। उसको हम लोग सुधार करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।